अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर ऑल वेल। अच्छा, तो आज हमने एक्सोक्राइन पैंक्रियाज की पैथोलॉजी करनी है, ठीक है। तो इसके लिए पहले पैंक्रियाज की थोड़ी सी एनाटमी और फिजियोलॉजी देखनी होगी। पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर हम बुक से स्टडी करते हैं, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम। आपको पता है कि पैंक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होते हैं। देखें, अब ये स्टमक है ना, दिस इज स्टमक। सॉरी, मेरी ड्राइंग नहीं थोड़ी ठीक, उसके लिए पहले से ही सॉरी। अच्छा, स्टमक है ना, उसके यहाँ ड्यूटीनम होते हैं ना, तो यहाँ पैंक्रियाज बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये पैंक्रियाज की लोकेशन है। अच्छा, पैंक्रियाज की लोकेशन तो पता चल गया। पैंक्रियाज की थोड़ी एनाटमी देख लेते हैं। अच्छा, तो पैंक्रियाज की एनाटमी ऐसे होती है कि ये पैंक्रियाज है ना, समझे। तो आपको पता है इसके अंदर पैंक्रियाटिक डक्ट होती है, ठीक है। इस पैंक्रियाटिक डक्ट के यहाँ सब डिवीजन्स भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ सेल्स होते हैं, इनको कहते हैं एपिथेलॉइड सेल्स, ठीक है। और यहाँ सेल्स होते हैं, इनको कहते हैं एसिनार सेल्स। ये वाले जो सेल्स हैं इनको कहना है एपिथेलॉइड्स, और ये वाले जो सेल हैं इनको हमने क्या कहना है, एसिनार सेल, ठीक है। ये वाले सेल एसिनार सेल हैं और ये वाले एपिथेलॉइड सेल हैं। मेन फंक्शनल सेल्स है ना, यहाँ एपिथेलॉइड है। अच्छा, पैंक्रियाज के दो काम होते हैं, आपको पता है पैंक्रियाज के दो मेन काम होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो जो एक्सोक्राइन होता है ना, वो क्या करता है कि वो पैंक्रियाज अपने डाइजेस्टिव एंजाइम क्रिएट करता है ड्यूडेनम में, और वो जाके वहाँ सिक्रीशन करा देते हैं। लेकिन जब एंडोक्राइन होता है, वो अपनी इंसुलिन रिलीज करता है ब्लड के अंदर, वो जाके मतलब कि अपना काम करते हैं, डायबिटीज़ वगैरह नहीं होने देते, ठीक है। तो आपको अब ये वाली जो पैंक्रियाटिक डक्ट है ना, ये सारा एक्सोक्राइन रोल प्ले कर रही है, कि मतलब इसने ये जो एसिनार सेल हैं डाइजेस्टिव सेल बनाएंगे और फिर इसको इस डक्ट से ड्यूडेनम में भेजेंगे और वो जाकर वहाँ डाइजेशन कराएगी, ठीक है। तो और ये वाले जो एसिनार सेल हैं, अगर हम इसको जूम करें और देखें, पहले तो आपको नॉर्मल ये पता होना चाहिए कि ये लीवर है, ठीक है। लीवर के अंदर से क्या निकलता है, राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, फिर क्या यहाँ से क्या निकलता है, कॉमन हिपैटिक डक्ट। और फिर कॉमन हिपैटिक डक्ट, फिर रास्ते में क्या गॉल ब्लैडर पड़ा होता है ना, तो गॉल ब्लैडर से कौन सी डक्ट निकलती है, सिस्टिक डक्ट राइज करती है, ठीक है। सिस्टिक डक्ट जब यहाँ से अराइज करेगी तो फिर ये क्या बना देगी, यहाँ के कॉमन बाइल डक्ट बन जाएगी, ठीक है। जब कॉमन बाइल डक्ट बनेगी तो फिर क्या होगा, फिर ये नीचे आएगी कॉमन बाइल डक्ट, जब पैंक्रियाज में जाएगी तो ये पैंक्रियाटिक डक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ से यूरिनम भी साथ होगी यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये एम्पूला ऑफ वेटर के थ्रू अपनी जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये पैंक्रियाज में भेजेगी, ड्यूडिनम में भेजेगी, और यहाँ जाकर डाइजेशन होगी, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई हो। अच्छा, तो फिर अब क्या यहाँ क्या बात हो रही है कि यहाँ जो एसिनार सेल है ना, एसिनार सेल का मेन फंक्शन है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रिएट करना, ठीक है। अब उस डाइजेस्टिव एंजाइम में क्या क्या आ जाता है, उस डाइजेस्टिव एंजाइम में आ जाता है एमाइलेज। एमाइलेज हमें पता है जो शुगर की डाइजेशन कराता है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, लाइपेज, जो लिपिड की डाइजेशन कराता है। उसके बाद क्या आ जाता है, लाइपेज के बाद हमारा आ जाता है ट्रिप्सिन, जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कराएगा, ठीक है। तो ये ऐसे के एंजाइम क्रिएट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम में। अच्छा, अब ये वाले जो, ये तो सारा हमने एक्सोक्राइन पोर्शन देख लिया कि यहाँ एसिनार सेल्स होते हैं और यहाँ एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं, और एसिनार सेल डाइजेस्टिव एंजाइम क्रिएट करते हैं, जबकि जो एपिथेलॉइड सेल होते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, बाइकार्बोनेट्स क्रिएट करते हैं, जो यहाँ, ओहो सॉरी, हाँ, एपिथेलॉइड सेल जो यहाँ होते हैं ना, ये बाइकार्बोनेट्स क्रिएट करते हैं। बाइकार्बोनेट आगे से म्यूसिन बना देता है, ठीक है। और म्यूसिन आपको पता है म्यूकस की प्रोडक्शन में हेल्प करती है, और म्यूकस की प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो फिर मतलब एंडोक्राइन जो सेल्स होते हैं ना, वो यहाँ होते हैं, इसको कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स कहते हैं इसको। ये अल्फा और बीटा सेल्स बनाते हैं जो कि इंसुलिन क्रिएट करते हैं। इनका भी हमने कोई काम नहीं, इनको नहीं हमने अभी पढ़ना, अभी हमने बस ये देखना है कि ये मतलब ये जो एक्सोक्राइन पोर्शन है ये कैसे वर्कआउट करता है। अच्छा, और इसकी क्या पैथोलॉजीज़। तो आप समझें कि आपके एसिनार सेल को हमने एक जूम किया है, ठीक है। अब हम उसको देखेंगे कि उसमें क्या क्या हो रहा है। अच्छा, ये एसिनार सेल है ना, तो इसके अंदर आपको पता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए के जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो फिर ये क्या कराता है, ट्रांसक्रिप्शन कराता है ना। सॉरी, थोड़ा बड़ा करके मैं बताती हूँ, ऐसे नज़र नहीं आएगा। अच्छा जी, ये न्यूक्लियस है, वो ये एसिनार सेल है और इसका ये न्यूक्लियस है।
न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है, डीएनए ने अब ट्रांसक्रिप्शन करानी है तो फिर डीएनए नई प्रोटीन्स बनाएगा, ये मैसेंजर आरएनए के पास जाएगा और क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट करेगा तो ये क्या बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा। ठीक है, एक्चुअली ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम ही है जो माइलेज, लाइपेज, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन वगैरह, ज़ाइमोजन वगैरह। ठीक है, तो अब ये प्रोटीन फिर जब ये एंजाइम बन जाएंगे तो ये न्यूक्लियस से बाहर जाएंगे। न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट होगा, ये राइबोसोम के पास जाके प्रोटीन बनेंगे ना। न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा, गोल्जी सेल्स होंगे। अच्छा, गोल्जी सेल्स के पास जब जाएंगे तो गोल्जी सेल इनकी कवरिंग कर देगा ग्रैन्यूल्स में और ये प्रोटीन उसमें मजे से चिल कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रोटीन्स में क्या क्या है, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, साइमोजन वगैरह। ठीक है, ये वाले और इसके इर्द गिर्द ग्रैन्यूल बना हुआ है, तो ये ग्रैन्यूल बन गया ना। तो और यहाँ ये तो हो गई, और यहाँ नॉर्मल फिजियोलॉजी ये है कि साथ में ना ग्रैन्यूल के साथ में लाइसोसोम भी प्रेजेंट होता है। और आपको पता है लाइसोसोम क्या करा देते हैं, वो डिस्ट्रक्शन कराते हैं, ऑटो डाइजेशन करा देते हैं। लेकिन अभी ये नॉर्मली ऐसे लाइसोसोम भी यहाँ है, और ये जब लाइसोसोम इसके पास जाएगा तब भी डिस्ट्रक्शन होगी, ऑटो डाइजेशन होगी और ग्रैन्यूल की डाइजेशन होगी। अच्छा, अब ये बात आपने याद रखनी है कि जो नॉर्मल जो पेंक्रियाज है ना, वो एसिनार सेल हैं जो ये अपने अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन जो ऑटो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये ग्रैन्यूल में स्क्रीट करते हैं, और ये ग्रैन्यूल जाता है ऐसे ड्यूटीनम में। ठीक है, और ये ग्रैन्यूल में कवर होता है क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में हमेशा जब ये पेंक्रियाज में होंगे ना तब ये हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, क्योंकि अगर ये पेंक्रियाज में एक्टिव हो जाए तो ये आपको पता है पेंक्रियाज की जो मतलब इन्वायरमेंट है उसको डिस्टर्ब करेंगे। प्रोटीएस भी है यहाँ, और वो आपको पता है कि हर जो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन से ही मिलके बनी होती है, तो उसको भी डाइजेस्ट करा देंगे। इसलिए इन्होंने हमेशा एक्टिव कहाँ होना है, इन्होंने हमेशा एक्टिव ड्यूडिनम में जाके होना है। और ड्यूडिनम में भी एक स्पेसिफिक सेल होता है वो इनको एक्टिव करता है, प्रोटीएस ट्रिप्सिन एंजाइम होता है यहाँ, वो ड्यूडिनम में इसको एक्टिव कर देता है। ठीक है, अच्छा, ये वो वाला प्रोटीएस और ट्रिप्सिन नहीं है, यहाँ एक अलग एंजाइम है ड्यूडिनम में जो इसको एक्टिवेट कर देता है ये इन ग्रैन्यूल्स को, और फिर ये जाके वहाँ फूड की डाइजेशन करा देते हैं। अच्छा, इतनी समझ आ गई आप लोगों को। अब बस इसमें मेन पॉइंट ये समझने वाले हैं कि ये ग्रैन्यूल्स हैं, ये जिसके अंदर अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन है, ये इन्होंने यहाँ नहीं एक्टिवेट होना, इन्होंने हमेशा जाके कहाँ, पेंक्रियाज में एक्टिव नहीं होना। पेंक्रियाज में इन्होंने ग्रैन्यूल में ही बंद रहना है ताकि पेंक्रियाज के इन्वायरमेंट को खराब ना करें। इन्होंने हमेशा एक्टिव कहाँ होना है, जाके ड्यूडिनम में एक्टिव होना है। वहाँ भी एक एंजाइम होगा जो इनको एक्टिवेट करा देगा, और सेल से एंजाइम क्रिएट होगा और इनको एक्टिवेट करा देगा। ठीक है, ये बात बस याद रखने वाली बात है। अब सोचें अगर ये यहाँ कहीं एक्टिवेट हो गया, पेंक्रियाज के अंदर ये ग्रैन्यूल एक्टिवेट हो गया तो ये पेंक्रियाज की डिस्ट्रक्शन करा देंगे। उसकी वजह से क्या हो गया, पेंक्रियाटाइटिस हो जाएगा। तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में हमने यही वाली बातें पढ़नी है सारे। ठीक है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस मैंने बता दिया किस वजह से, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है जो पैंक्रियाज सिक्रीट कर रहा है वो ड्यूडिनम में जाके एक्टिवेट होने की बजाय वो पैंक्रियाज में सिक्रीट हो गए। ठीक है, चलें जी अब पढ़ते हैं इन्फ्लेमेशन एंड हेमरेज ऑफ द पैंक्रियाज। इन्फ्लेमेशन हो गई है पैंक्रियाज की या फिर हेमरेज हो गया पैंक्रियाज को, तो उसको मतलब पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। ठीक है, और क्यों हो रही है, ड्यू टू ऑटो डाइजेशन ऑफ पैंक्रियाटिक पैरेन्काइमा बाय पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। अब पैंक्रियाटिक एंजाइम है वो एक्टिवेट हो गए हैं पैंक्रियाज में ही, तो उन्होंने क्या करा दी है, ऑटो डाइजेशन ऑफ पैंक्रियाज करा दी है। ठीक है, अब प्रीमेच्योर एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिन लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ अदर पैंक्रियाटिक एंजाइम। अब ट्रिप्सिन है जो, ठीक है, अगर वो यहाँ ही एक्टिवेट हो गई है, मतलब ट्रिप्सिन ने ट्राइग्लिसराइड्स की वो करानी होती है, ऑटो डाइजेशन करानी होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, अगर ट्रिप्सिन यहाँ ही एक्टिवेट हो गई है, प्री मेच्योर एक्टिवेट हो गई है पैंक्रियाज के अंदर ही, तो ये यहाँ से मतलब दूसरों को भी एक्टिवेट करा देगी और ये सबसे पहले ग्रेन्यूल्स तोड़ देगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर ऑटो डाइजेशन हो जाएगी पैंक्रियाटिक पैरेन्काइमा की भी। ठीक है, रिजल्ट इन, और फिर क्या हो जाएगा जब ये सारा कुछ है, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रही होगी, उसके नतीजे में लिक्विफेक्टिव हेमरेजिक नेक्रोसिस ऑफ पैंक्रियाज। ये आपने याद रखना है कि पैंक्रियाज में लिक्विफेक्टिव हेमरेजिक नेक्रोसिस भी होता है, और साथ ही साथ फैट नेक्रोसिस ऑफ प्री पैंक्रियाटिक फैट। प्री पैंक्रियाटिक फैट ये कहते हैं जो पैंक्रियाज के इर्द गिर्द फैट्स है ना, उसका भी फैट नेक्रोसिस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ क्या हैं, ये क्यों होगा, ज़्यादातर अल्कोहल कंजप्शन की वजह से होगा। आपको पता है जो हम अल्कोहल इंटेक करते हैं उसके अंदर क्या होता है, इथानॉल होता है। ठीक है, अब इथानॉल जाके एसिनर सेल पे एक्ट करेगा और एसिनर सेल की डिस्टर्ब कर देगा, और एसिनर सेल के अंदर आपको पता है ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये इसकी जाके डिस्ट्रक्शन करा देगा। अब ये बाहर निकल आएंगे अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन वगैरह, तो जाके क्या कराएंगे, ये फिर जब ये बाहर निकल आएंगे तो ये फिर पेंक्रियाज के सेल्स को ये डाइजेस्ट कर लेंगे और इसकी ऑटो डाइजेशन कराना शुरू कर देंगे और डिस्ट्रक्ट करेंगे इसको। ठीक है,
अब गाल स्टोन्स की वजह से क्यों होता है, ये बात देखने वाली। हमने यहाँ पढ़ा है ना ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये देखें, अगर अगर हमारे कोई कोलिथिएसिस है, मतलब कोलिथिएसिस मतलब गॉलस्टोन्स प्रेजेंट है यहाँ, और वो गॉलस्टोन यहाँ से आते 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 पैंक्रियाटिक डक्ट में आ गए हैं, और इन्होंने यहाँ से यहाँ आ गए हैं पैंक्रियाटिक डक्ट में। ठीक है, अब पैंक्रियास को तो इन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया ना, इसके डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर जा सकेंगे। ठीक है, तो जब इसके डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर नहीं जा पाएंगे, ग्रेन्यूल्स बाहर ही नहीं जा पाएंगे, वो अंदर कलेक्ट होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, और अंदर क्या हो जाएगा, ये देखें। अब ज़्यादा सारे अंदर जब प्रेशर बिल्डअप ज़्यादा हो जाएगा, तो लाइजोसोम जो होगा वो इस ग्रेन्यूल के साथ कोलाइड कर जाएगा ना। जब वो इस ग्रेन्यूल के साथ कोलाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, इसकी ऑटो डाइजेशन हो जाएगी, और ये सारे बाहर निकल जाएंगे, और ये ऑटो डिस्ट्रक्शन कराने लग जाएंगे नेगेटिव प्रेशर की वजह से। इन दोनों की कोलिजन हो जाएगी, और और ये इससे अमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन वगैरह बाहर निकल आएंगे ऑटो डाइजेस्टिव एंजाइम, और फिर वो डाइजेशन कराने लग जाएंगे। ठीक है, और अदर कॉजेज इंक्लूड, उसके दूसरे कॉजेज ये है कि कोई ट्रोमा हो गया, कोई डायरेक्ट एसिनर सेल पे किसी ने छुरी लाइक शार्प मटेरियल से इस पे मतलब वो किया है, प्रेशर डाला, और उसकी वजह से ग्रेन्यूल वगैरह टूट गए हैं, उसकी वजह से भी ऑटो डाइजेशन हो सकती है। ठीक है, और हाइपरकैल्सीमिया की वजह से भी कैल्शियम जो होता है जब बॉडी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो वो भी आके एसिनाइड सेल का डैमेज करा देता है। और हाइपरलिपिडीमिया की वजह से, अब हाइपरलिपिडीमिया की वजह से कैसे होगा कि समझें कि एक इंसान है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया हुआ है। ठीक है, उसकी वो उसका कोलेस्ट्रॉल इनटेक बहुत ज़्यादा है, वो फ्रेंच फ्राइज वगैरह बहुत ज़्यादा खा रहा है, तो उसका जो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ये पैंक्रियाज को जो आर्टरी सप्लाई करती है, अब ये कोलेस्ट्रॉल कहाँ जाएगा, आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियोस में हमने बताया था कि ये कोलेस्ट्रॉल जो इंटेस्टाइन होते हैं उसके विलाय के पास जाएगा, और इसने काइलोमाइक्रोन्स में टूटना होता है। काइलोमाइक्रोन्स होते हैं छोटे छोटे फ्री फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, इसने इसमें टूटना होता है, इसने विलाय के लैक्टियल में जाके एब्जॉर्ब होना होता है, वहां से इसने किस में जाना होता है, वहां से इसने जाना होता है लिम्फेटिक डक्ट में जाना होता है। लिम्फेटिक डक्ट से इसने कहाँ जाना होता है, फ्री फैटी एसिड की बात हो रही है जिसको हम काइलोमाइक्रोन भी कहते हैं, फिर इसने ब्लड में जाना होता है। अच्छा, अब ये फ्री फैटी एसिड अब ब्लड में चला गया। ठीक है, अब जो पैंक्रियाज को कैपिलरी सप्लाई कर रही है ना, वो आगे से बहुत पतली पतली होती है। ठीक है, अब उसमें जाके अगर फ्री फैटी एसिड बहुत ज़्यादा हम इनटेक कर रहे हैं, तो उसमें जाके पसता जाएगा। जब पसता जाएगा तो पैंक्रियाज है, उसको फूड नहीं ना से मतलब उसको ब्लड नहीं सही मिलेगा, तो इसका इस्कीमिया हो जाएगा, और फिर इस्कीमिया की वजह से पैंक्रियाटिक डैमेज हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो मतलब हाइपरलिपिडीमिया ये सारा कुछ कॉज करा रहा है, जिसकी वजह से प्री पैंक्रियाटाइट एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ड्रग्स होंगी। ड्रग्स में कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, सल्फोसेलाजाइन जो सल्फा कंटेनिंग ड्रग होती हैं ना, वो आ जाती हैं। फ्रूसामाइड्स आ जाती हैं, प्रोटीएज इनहिबिटर आ जाती हैं, और यहाँ फिर GLUT2 जिनको GLUT1 की जो डायबिटीज़ इनहिबिटर्स ड्रग आ जाती हैं, वो वाली ड्रग सारी पैंक्रियाज का डैमेज करा देती हैं। ठीक है, और उसके बाद स्कॉर्पियन, ये बड़े मज़े की चीज़ है कि स्कॉर्पियन स्टिंग, जब कोई बिच्छू काटता है तो फिर उसके अंदर एक टॉक्सिन्स होते हैं जो कि एसिनाइड सेल का डैमेज करा देते हैं, और उसकी वजह से पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है। उसके बाद मम्स, हमने मम्स का याद करें, हमने पढ़ा था पीछे कि मम्स है वो ट्राइड है, उसके अंदर क्या हो जाता है, ऑर्काइटिस हो जाता है, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस हो जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, यूवाइटिस हो जाता है, यूविया ट्रैक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है। ठीक है, तो मम्स के अंदर मम्स वायरस होता है, वो जाके एसिनार सेल का डैमेज करा देता है, और उसकी वजह से पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है, और ये दोनों चीज़ें भी होती हैं साथ ही, याद रखनी है आपने। ठीक है, मम्स की वजह से ऑर्काइटिस हो जाता है, यूवाइटिस हो जाता है, और पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है। अच्छा जी, उसकी और रप्चर ऑफ पोस्टीरियर ड्यूडिनल अल्सर। अब ये देखें, अगर यहाँ पोस्टीरियर ड्यूडिनल अल्सर पहले ही बना हुआ है, अब वो रप्चर कर गया, तो उसके जो वायरस इन्फेक्शियस मटेरियल है वो सारा पैंक्रियाज में भी जाएगा ना, और यहाँ से भी इसको रप्चर करा देगा, तो उसकी वजह से प्री पैंक्रियाटिक या फिर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है। ठीक है, और क्लिनिकल फीचर पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है। अच्छा, ये बड़े मज़े की बात है, जब भी आपके पास पेशेंट आएगा वो कहेगा डॉक्टर साहब मेरे मेरे दर्द हो रही है, वो अपने मैदे के ऊपर वाले रीजन में हाथ लगाएगा, कहेगा मुझे यहाँ दर्द हो रही है, उसको कहते हैं प्री, और एपिगैस्ट्रिक एब्डोमिनल पेन हो रही होगी उसकी, और वो कहेगा कि इतनी शार्प पेन है, ये दर्द रुकती ही नहीं है। अच्छा, कैसे पता चलेगा हमें कि ये एपिगैस्ट्रिक ड्यूडिनल पेन में एपिगैस्ट्रिक एब्डोमिनल पेन, सॉरी, एपिगैस्ट्रिक एब्डोमिनल पेन तो और भी बहुत सारी डिजीज में होती है पीछे, जैसे हमने पढ़ा
पेप्टिक अल्सर डिजीज, उसमें भी अभी गैस्ट्रिक अब्डोमिनल पेन थी। तब कैसे पता चलेगा कि ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की वजह से या पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की वजह से या कोई भी। तो हमने पढ़ा था पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में ऐसे फूड के इनटेक पे डिपेंड करता था ना। अगर ड्यूडेनल अल्सर होता था तो जब जब हम खाना खाते थे तो हमें दर्द में थोड़ा सुकून मिलता था, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर होता था जब हम खाना खाते थे तो दर्द शुरू हो जाता था। लेकिन इसमें इंटरमिटेंट दर्द है, वो कंटिन्यूअस रह रहा है, खाना खाने पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो पेशेंट प्रेजेंट करेगा एपिगैस्ट्रिक अब्डोमिनल पेन पे, और वो कहेगा जब मैं लेटता हूँ मेरा ये दर्द बहुत शदीद हो जाता है। जब वो सुपाइन पोजीशन पे लेटेगा उसका दर्द बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जब वो फॉरवर्ड बेंड करेगा उसका दर्द ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब वो फॉरवर्ड बेंड करेगा पैंक्रियाज पे प्रेशर कम लगेगा ना, तो उसका दर्द ठीक हो जाएगा। और ये दर्द उसकी डेट रेडिएट टू द बैक, पीछे तक जा रहा होगा, कमर तक जा रहा होगा, और उसको नोज़िया और वॉमिटिंग आएगी, ठीक है। उसको जॉन्डिस भी हुआ होगा, क्योंकि जॉन्डिस इसलिए हुआ होगा, देखें अब यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, सोचें अब यहाँ कोई बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो यहाँ से जो लीवर बाइल भेज रहा है वो भी आगे नहीं ना जाएगी, वो पीछे चल जाएगी, और लीवर में पहले ही कॉन्जुगेटेड, लीवर के आगे जाने बाइल की जगह ही नहीं मिलेगी, और लीवर और भी सिक्रीट करा जाएगा। अनकॉन्जुगेटेड ब्लू रिबन बहुत ज़्यादा हो जाएगी लीवर में, ठीक है। अब ये अनकॉन्जुगेटेड ब्लू रिबन को जब बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा तो जो लीवर के सेल के दरमियान से वो निकल जाएगी और यहाँ ब्लड होगा और उसमें चल जाएगी, तो उसकी वजह से जॉन्डिस भी कॉज करा देगी। ये भी आपने याद रखना, ठीक है। एमसीक्यूज में जॉन्डिस वाला सिनेरियो भी आता है, इसलिए मैंने आप लोगों को साथ इसकी भी एक्सप्लेनेशन बता दी है। अच्छा, अब पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, उसको प्री अम्बेलिकल पेन हो रही होगी, मतलब जो अम्बेलिकस है उसका पेशेंट ऐसे प्रेजेंट करेगा कि ये उसका अब्डोमेन है ना, ये उसका अम्बेलिकस है, उसके अम्बेलिकस में यहाँ यहाँ दर्द हो रही होगी, और साथ में उसको ये फ्लैंक्स में भी हेमरेज और दर्द हुआ होगा, नीले नीले निशान हुए होंगे, ठीक है। और यहाँ भी इसको दर्द हो रहा होगा अम्बेलिकस के इर्द गिर्द भी और इन फ्लैंक्स में भी। अच्छा, नेक्रोसिस स्प्रेड द प्री एम्बेलिकल सॉफ्ट टिश्यूज एंड रेट्रोपेरिटोनियम, ये आप लोगों को पता है, क्योंकि अगर समझें कि अगर नेक्रोसिस हो गया पैंक्रियाटाइटिस का, तो रेट्रोपेरिटोनियल पैंक्रियाज एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है ना, तो प्री एम्बेलिकल रीजन में वो प्रेजेंट होगा, तो वहाँ तक वो चला जाएगा और रेट्रोपेरिटोनियम में भी जाके ये हेमरेज करा देगा, नेक्रोसिस करा देगा। अच्छा, अब एलिवेटेड सीरम लाइपेज एंड अमाइलेज। अच्छा, अब आपने हमेशा याद रखना सीरम लाइपेज और अमाइलेज पैंक्रियाज में ज़्यादा होगा। देखें अब यहाँ से अगर ग्रैन्यूल्स टूटते जाएंगे तो ये ग्रैन्यूल्स तो जा रहे हैं ड्यूडिनम में, ड्यूडिनम से ब्लड में जाते जाएंगे। तो अब आप ऐसे पेशेंट का जब ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर सीरम अमाइलेज और लाइपेज लेवल ज़्यादा इंक्रीज होंगे, क्योंकि ये तो टूट रहा है ना, इसके इर्द गिर्द जो ग्रैन्यूल बना हुआ है, तो ये ज़्यादा ब्लड में जाते जा रहे हैं, और फूड को भी बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये टूट रहा है तो फिर क्या होगा, तो सीरम अमाइलेज और लाइपेज लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा, अब आपने देखा है कि लाइपेज इज मोर स्पेसिफिक फॉर पैंक्रियाटिक डैमेज। अब लाइपेज क्यों स्पेसिफिक है, क्योंकि अमाइलेज तो कोई भी चीज़ सलाइवरी ग्लैंड भी सिक्रीट करते हैं ना, तो इसलिए जो मोर स्पेसिफिक टेस्ट है वो सीरम लाइपेज का देखते हैं हम, कि लाइपेज ज़्यादा हो रहा है तो फिर पैंक्रियाटिक डैमेज है। अमाइलेज तो सलाइवरी ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन में भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया क्यों होगा, क्योंकि जब भी पैंक्रियाज को डैमेज होगा ना, तो यहाँ से जो ब्लड में जो कैल्शियम होगा वो यहाँ जाके पैंक्रियाज में डिपॉजिट कर जाएगा, और फिर डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन करा देगा, पैंक्रियाज को नेक्रोसिस वगैरह कराएगा। तो फिर ब्लड के अंदर तो कैल्शियम लेवल कम हो गया, तो पेशेंट हाइपोकैल्सीमिया के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है। कैल्शियम इज कंज्यूम ड्यूरिंग स्पोनिफिकेशन इन फैट नेक्रोसिस, जब फैट नेक्रोसिस हो रहा है तो कैल्शियम वहाँ कंज्यूम हो रहा है तो ब्लड में कम हो जाएगा। अब कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या है, शॉक हो जाएगा ड्यू टू प्री पैंक्रियाटिक हेमरेज एंड फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन। अब शॉक कैसे होगा वो मैं बताती हूँ। देखें, अब समझे कि यहाँ जो जब इसमें पैंक्रियाज में इन्फेक्शन हो गया, समझे कोई भी वजह से इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया डिपॉजिट कर रहे हैं, तो क्या होगा, इन्फेक्शन में सबसे पहले क्या आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं ना। न्यूट्रोफिल्स आके मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर देते हैं, सॉरी, मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर देते हैं। मैक्रोफेज क्या करते हैं, साइटोकिन्स निकालते हैं अपने अंदर से, और जो स्पेसिफिकली यहाँ साइटोकिन्स रिलीज होंगी ना, वो कौन सी होंगी, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ठीक है। अब ये वाली जब साइटोकिन्स यहाँ रिलीज होंगी ना, ये वाली जब साइटोकिन यहाँ रिलीज होंगी तो आपको पता है क्या करा देती हैं, वेजोडाइलेशन करा देते हैं। जब वेजोडाइलेशन हो जाएगी तो वेसल्स होंगे वो डायलेट कर देंगे ना, जब ये वाले साइटोकिन्स रिलीज होंगे। जब इन्फेक्शन की वजह से क्या आ गए, मैक्रोफेजेस आ गए, मैक्रोफेजेस ने साइटोकिन्स रिलीज किए हैं, और ये वाली साइटोकिन्स ने क्या किया है, वेजोडाइलेशन करा दी। जब वेजोडाइलेशन होगी तो आपको पता है जब वेजोडाइलेशन होती है तो बीपी कम हो जाता है,
ठीक है। और वैसे भी अब वेज़ोडाइलेशन हो गई है तो ये जो एंडोथेलियल सेल हैं ब्लड वेसल्स के, ये थोड़े एक दूसरे से दूर दूर हो गए हैं ना, तो अब इनका फ्लूइड थोड़ा बाहर भी आ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में भी आ जाएगा, तो ये एडीमा भी करा देगा। ठीक है। और एडीमा ज़्यादातर आपको पता है जब पेट में सारा कुछ होगा तो वह एसाइटिस कहलाता है। तो पेशेंट एसाइटिस के साथ भी कभी कभी प्रेजेंट करेगा। ठीक है। अब मैंने बताया कि शॉक किसे कहते हैं, शॉक कहते हैं बीपी कम हो जाने को और हार्ट रेट, जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये तो आप लोगों को पता है ना। तो पेशेंट ऐसे शॉक के साथ प्रेजेंट करेगा, इसकी कॉम्प्लिकेशन में ये आता है। प्री पैंक्रियाटिक हेमरेज की वजह से वो न्यूट्रोफिल और वो साइटोकिन्स आ जाएंगे और वो वेज़ोडाइलेशन करा देंगे और फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन, और मतलब ये है कि फ्लूइड इर्द गिर्द ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंटरस्टिशियल स्पेसिस में वो ज़्यादा हो जाता है ना, एंडोथेलियल सेल का गैप ज़्यादा हो जाता है, वहाँ से फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। सही है। अच्छा, पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट। Pancreatic pseudocyst formed by the fibrous tissue surrounding liquefactic necrosis and pancreatic enzyme। अच्छा, अब पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट इसे कहते हैं कि अब पैंक्रियाज है उसका डैमेज सारा हो गया ना। ठीक है। तो अब पैंक्रियाज का अंदर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हुआ हुआ है, तो ऊपर से फिब्रिन्स भी आ जाएंगे, जाहिर सी बात है उन्होंने फाइब्रोसिस कराना है, उनको लगा बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, तो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के इर्द गिर्द फाइब्रिन्स भी सारी डिपॉजिट कर गई हैं, तो इन्होंने एक सूडोसिस्ट लाइक अपीयरेंस दे दिया, मतलब झूठी सिस्ट लाइक अपीयरेंस दे दिए, तो इसको कहते हैं पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट बन जाएंगे। ठीक है। प्रेजेंट एज एन अब्डोमिनल मैस। अब वो क्या हो गया, अब्डोमिनल मैस के तौर पर प्रेजेंट होगा, जाहिर सी बात है फाइब्रोसिस हुआ तो एक चीज़ सख्त हो जाएगी ना, तो एब्डोमिनल मैस के तौर पर प्रेजेंट होगी विद परसिस्टेंटली एलिवेटेड सीरम अमाइलेज, और सीरम अमाइलेज इंक्रीज हो रहा होगा बॉडी में। रप्चर इज एसोसिएटेड विद अब जब वो रप्चर कर गई है तो फिर क्या होगा, विद द रिलीज ऑफ एंजाइम इनटू द एब्डोमिनल कैविटी एंड हेमरेज, जो सारे जो एंजाइम्स है वो एब्डोमिनल कैविटी में आ जाएंगे और हेमरेज करा देंगे। ठीक है। पैंक्रियाटिक एब्सेस। अब पैंक्रियाटस में एब्सेस बन गई है, ऑफन ड्यू टू इकोलाई, ज़्यादातर ये किस चीज़ से होती है, इकोलाई की वजह से होती है, वायरस की वजह से। प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन, और पेशेंट प्रेजेंट इकोलाई सॉरी बैक्टीरिया, प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन, पेशेंट प्रेजेंट करेगा उसके पेट में दर्द है, उसको हाई फीवर है, जाहिर सी बात जब भी इन्फेक्शन होगा तो फीवर तो हाई होगा, और परसिस्टेंटली एलिवेटेड सीरम अमाइलेज, उसका सीरम अमाइलेज कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा है। अब DIC एंड ARDS। अब पेशेंट कॉम्प्लिकेशन इसकी DIC भी है और ARDS भी है। DIC का मतलब ये है कि डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलोपैथी। अच्छा, अब डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलोपैथी क्या है, कि अब एक पेशेंट है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हुआ है, उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी ना पैंक्रियाज की। तो अगर उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हुआ है तो कुछ आर्टरीज में वो एक साइड पे बहुत ज़्यादा डिपॉजिट कर जाएगा, और कुछ आर्टरीज है ना, और कोलेस्ट्रॉल आप लोगों को पता है प्लेटलेट्स को भी हमेशा अट्रैक्ट करता है, तो प्लेटलेट्स भी इसके साथ साथ होंगे ना, कुछ आर्टरीज में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पैंक्रियाज डाइजेशन नहीं करा पा रहा कोलेस्ट्रॉल की, क्योंकि वो रप्चर कर गया किसी भी वजह से। तो अब ये कोलेस्ट्रॉल डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, कुछ आर्टरीज में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और ये अपने इर्द गिर्द प्लेटलेट्स को भी सराउंड कर लेंगे, और कुछ आर्टरीज में जाहिर सी बात है वो एक ही आर्टरी में या फिर कुछ आर्टरीज में ज़्यादा हो जाएंगे और कुछ आर्टरीज में जा ही नहीं पाएंगे जो प्लेटलेट्स होते हैं। तो फिर कुछ आर्टरी में जब प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो जहाँ छोटी सी भी हमें चोट लगेगी तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा, तो उसको कहते हैं डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलोपैथी। ठीक है। और ARDS हो जाएगा, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ARDS का मतलब ये है यहाँ। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्यों है, क्योंकि आपको पता है बीपी कम हुआ है, बीपी कम होगा तो हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा ना, जब हाइपोवोलेमिक शॉक होगा तो पल्मोनरी एडिमा तो होगा ही होगा, ये आपने बात याद रखनी है। बीपी कम होगा तो हाइपोवोलेमिक शॉक में पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, तो जब पल्मोनरी एडिमा होगा तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जैसी डिजीजेस भी हो जाएंगी। ठीक है। अब क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस पढ़ते हैं हम। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हमने एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस को ट्रीट नहीं किया या फिर वो बार बार एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस आ जा रहा है, तो रिकरेंट इन्फेक्शन उसका हो रहा है, तो हमें क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हो गया। ठीक है। फाइब्रोसिस ऑफ पैंक्रियाटिक पेरेन्काइमा, तो जो अब उसकी वजह से क्या हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, इन्फ्लेमेशन हुई थी और इन्फ्लेमेशन के बाद फाइब्रोसिस होता है, तो पैंक्रियाटिक पेरेन्काइमा का फाइब्रोसिस हो गया। मोस्ट ऑफन सेकेंडरी टू रिकरेंट एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। तो ज़्यादातर ये क्या होता है, अगर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस पहले हुआ तो उसके सेकेंडरी मतलब उसके बाद में अगर उसके रिकरेंट एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस बार बार, रिकरेंट का मतलब है बार बार हो रहा है, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हो जाएगा। मोस्ट कॉमनली ज़्यादातर ये भी अल्कोहल की वजह से होता है, एडल्ट में हमेशा अल्कोहल की वजह से होगा और चिल्ड्रन में हमेशा सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से होगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है,
सिस्टिक फाइब्रोसिस मतलब कि सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से ना पैंक्रियाज में सिस्ट वगैरह बन जाती हैं, यह तो आप लोगों को पता ही होगा। पैंक्रियाज में सिस्ट बनती है और उसको फाइब्रोसिस हो जाता है पैंक्रियाज में। ये क्यों होता है एक्चुअली? क्योंकि CFTR एक जीन होता है, उसकी म्यूटेशन हो जाती है हमारी बॉडी में। तो फिर आयरन जो होता है ना, वो आयरन ट्रांसपोर्ट में म्यूटेशन हो जाती है, और आयरन ट्रांसपोर्ट में जब म्यूटेशन हो जाती है तो पैंक्रियाटाइटिस करा देते हैं, ठीक है। तो हाँ, और मैनी केसेस आर इडियोपैथिक। ज़्यादातर मतलब हमें नहीं पता कि क्योंकि ये क्यों हो रहा है क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, लेकिन हमने ये बात याद रखनी है। एडल्ट में अल्कोहल इंटेक की वजह से होगा, और बच्चों में सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से होगा। अब क्लिनिकल फीचर के साथ कैसे पेशेंट प्रेजेंट करेगा? वो कहेगा मुझे एपिगैस्ट्रिक एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन है। मतलब आपको पता है ना, 9 रीजन्स होते हैं हमारे, 9 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो जो गैस्ट्रिक के ऊपर वाला होता है उसको एपिगैस्ट्रिक कहते हैं, ठीक है। तो उसमें एब्डोमिनल पेन होगी, डेट रेडिएट टू द बैक, जो पीछे तक जाएगी, वही वाली बात। पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी होगी। पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी इसलिए होगी क्योंकि रिजल्ट इन माल एब्जॉर्प्शन विद स्टीटूरिया एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब आपको पता है कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में पहले पैंक्रियाज कुछ काम कर रहे थे, मतलब वो स्टिल लाइपेज अमाइलेज बना रहे थे, लेकिन उसके जो इर्द गिर्द ग्रैन्यूल्स थे वो टूट रहे थे, जिसकी वजह से उसके इर्द गिर्द जो कवरिंग थी ग्रैन्यूल्स की वो टूट रही थी ना, और उसकी वजह से लाइपेज ऑटो डाइजेशन करा रहे थे। लेकिन अब क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में इतनी ऑटो डाइजेशन हो गई है पैंक्रियाज की कि वो लाइपेज और अमाइलेज, उसके साइनर सेल इस जोगे ही नहीं रहेगा, इस काबिल ही नहीं रहे कि वो लाइपेज और अमाइलेज बना सकें, ठीक है। तो अब ज़ाहिर-सी बात है बनेगा नहीं, तो ये इंटेस्टाइन में भी तो नहीं ना जाएगा। जब इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा तो फिर वहाँ फैट की अब्ज़ॉर्प्शन कैसे होगी? क्योंकि लिपिड्स की अब्ज़ॉर्प्शन तो लाइपेज़ ही कराते हैं ना। तो फिर माल अब्ज़ॉर्प्शन हो जाएगी इसकी वजह से, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है फैट्स जब डाइजेस्ट नहीं होगी तो इंटेस्टाइन को अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगी। उसकी वजह से माल अब्ज़ॉर्प्शन होगी विद स्टीटूरिया। स्टीटूरिया मतलब फैट्स डाइजेस्ट नहीं हुए, तो जब हम स्टूल करेंगे उसके अंदर फैट्स आएँगे, ठीक है। एंड फैट सॉल्युबल विटामिन डेफिशिएंसी, और फैट सॉल्युबल विटामिन डेफिशिएंसी हो जाएगी। फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के आ जाते हैं, ठीक है। अमाइलेज एंड लाइपेज आर नॉट यूजफुल सीरोलॉजिकल मार्कर्स। अब अच्छा, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में हम देखते थे कि इसका सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज है, ये मतलब कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, ये देखते थे। और उसमें सीरम अमाइलेज और लाइपेज हमेशा ज़्यादा हो रहा होता था, क्योंकि जो ग्रैन्यूल्स थे जिसके अंदर लाइपेज और अमाइलेज प्रेजेंट थे उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही थी। लेकिन अब यहाँ इतनी डिस्ट्रक्शन हो गई है पैंक्रियाज के ग्रैन्यूल्स की, इतनी डिस्ट्रक्शन हो गई है कि पैंक्रियाज सारा डैमेज कर गया। एसिनर सेल जो ये चीज़ें बना रहे थे वो भी डैमेज कर गए हैं, ठीक है। अब जब एसिन और सेल डैमेज कर गए हैं तो वो लाइपेज और अमाइलेज बना पाएंगे। उसमें तो बस ये ग्रैन्यूल की डिस्ट्रक्शन हो रही थी ना। अब इसमें ये है कि क्रोनिक में ये होगा कि एसिन और सेल जो ये सारी चीज़ें बना रहे थे वो खुद भी डिस्ट्रक्ट कर देंगे सारे। तो पैंक्रियाज इस काबिल ही नहीं रहेगा कि वो सीरम अमाइलेज और लाइपेज बना पाए। तो फिर सीरम अमाइलेज और लाइपेज ब्लड में कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सीरोलॉजिकल मार्कर नहीं रहे। अब हमने इन पे नहीं डिपेंड करना कि माइलेज और लाइपेज ज़्यादा है तो इसको क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है, क्योंकि इसमें माइलेज और लाइपेज बन ही नहीं रहे, तो वो कम होंगे ज़्यादा। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हो जाएगी। मतलब डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन का मतलब ये है कि पैंक्रियाज है ना, पैंक्रियाटिक डक्ट है, वहाँ कैल्शियम जाकर बहुत ज़्यादा डिपॉजिट कर देगा। जो जब हम एक्सरे देखेंगे ये समझेंगे पैंक्रियाटिक डक्ट है। ऐसे की पैंक्रियाटिक डक्ट होती है ना, तो यहाँ सारा कैल्शियम डिपॉजिट कर देगा। जब आपको पता है जो कैल्शियम है वो क्या है, रेडियो पेक है, वो नज़र आता है एक्सरे में हमें। तो जब हम उसको देखेंगे तो हम देखेंगे कि लेक है, एक लेक लाइक अपीयरेंस दे रहा है और उसके इर्द गिर्द नदियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं लेक लाइक अपीयरेंस, चेन ऑफ लेक्स पैटर्न ड्यू टू डायलिटेशन। अब कैल्शियम डिपॉजिट किया हुआ तो डायलिटेशन तो इसकी होगी ना पैंक्रियाटिक डक्ट की, तो चेन ऑफ लेक अपीयरेंस वो देगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट पेज करते हैं हम, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया उसके बाद बस खत्म करते हैं इसको। बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब सेकेंडरी टू सेकेंडरी फॉर डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब लेटिस की कॉम्प्लिकेशन क्या है? अब हमने यहाँ पढ़ा था कि नॉर्मल में हमने यहाँ पढ़ा था कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो क्या कराते हैं, अल्फा और बीटा सेल्स क्रिएट कराते हैं, और अल्फा और बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं। ये मैंने बताया मैंने यहाँ। अब देखें, अब ये वाले अगर यहाँ से डिस्ट्रक्शन होती आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल को भी उसने डिस्ट्रक्ट कर दिया, इसको भी डिस्ट्रक्ट कर लिया, तो मतलब अब इंसुलिन भी तो ना बनेगी, और जब इंसुलिन नहीं बनेगी तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी। तो सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस लेट कॉम्प्लिकेशन इसकी ये है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द आइसलेट, इंक्रीज रिस्क फॉर पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा, और इसकी वजह से पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा हो जाता है। अब पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा पढ़ते हैं, ये होता क्या है? एडिनो कार्सिनोमा राइज फ्रॉम द पैंक्रियाटिक डक्ट। एडिनो कार्सिनोमा, जाहिर सी बात है पैंक्रियाटिक डक्ट एक ग्लैंड है, उसकी वजह से उससे जो राइज करेगा उसको हम एडिनो कार्सिनोमा कहेंगे।
मोस्ट कॉमनली सीन इन एल्डरली, ज़्यादातर ये बूढ़ों में देखा जाएगा। एवरेज एज इज 70 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, जो आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा वो 70 ईयर्स ओल्ड होगा, उसको पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा होगा। मेजर रिस्क आर, ज़्यादातर वो स्मोकिंग करता होगा या उसको क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हो चुका होगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? अक्कर लेट इन डिजीज़। अच्छा, ये वैसे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होगा, लेकिन बाद में ये इसके क्लिनिकल फीचर क्योंकि बहुत लेट जाके प्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए इसका पुअर प्रोग्नोसिस है, क्योंकि इसके क्लिनिकल फीचर जल्दी प्रेजेंट ही नहीं करेंगे। अच्छा, तो आप पेशेंट प्रेजेंट कर कैसे करेगा? एपिगैस्ट्रिक एब्डोमिनल पेन, एपिगैस्ट्रिक एब्डोमिनल पेन होगी उसको एपिगैस्ट्रिक रीजन में, और वेट लॉस उसका हो रहा होगा, और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा। जॉन्डिस की मैंने आपको वजह बता दी है ना, जहाँ जब यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, यहाँ सारी इन्फेक्शन हुई हुई है, तो यहाँ से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन यहाँ ऊपर ही रह जाएगा। जब वो यहाँ ऊपर ही रह जाएगा तो उसके यहाँ लीवर के सेल से निकल के वो ब्लड में चल जाएगा, और बिलीरुबिन ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है। जब आपको पता है ब्लू रुबिन ही हमारे स्टूल को जो कलर देता है, ब्राउनिश या फिर डार्क येलोइश, लेकिन इसमें क्या होगा? ब्लू रुबिन ब्लड में ज़्यादा होगा और इंटेस्टाइन में कम होगा, उसकी वजह से पेल स्टूल होगा। पालपेबल गाल ब्लैडर होगा। गाल ब्लैडर की भी ज़ाहिर सी बात है स्वेलिंग होगी, इन्फेक्शन वहाँ तक चला गया तो वो पालपेट कर सकेंगे, हम हाथ लगा सकेंगे उसको इजी सी। एसोसिएटेड विद द ट्यूमर्स, और ज़्यादातर ये ट्यूमर से एसोसिएट होगा। डेट राइजिंग द हेड ऑफ पैंक्रियाज। अब आपको पता है ये पैंक्रियाज की नॉर्मल एनाटमी, ये बल्कि मैंने बनाई हुई है, यहाँ से बता देती हूँ। हाँ, ये देखें, ये पैंक्रियाज की हेड होती है, नेक होती है, बॉडी होती है, टेल होता है, लेकिन ये ट्यूमर्स होते हैं ज़्यादातर हेड और नेक वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एडिनोकार्सिनोमा के ट्यूमर। अच्छा, तो मोस्ट कॉमन लोकेशन है, आपने याद रखना है कि हेड में ज़्यादा मोस्ट कॉमन लोकेशन है। सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटिस एसोसिएटेड विद द ट्यूमर डेट राइजिंग इन द बॉडी और टेल ऑफ सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटिस भी होगी, वो भी ट्यूमर्स की वजह से ही होगी। आगे पैंक्रियाटाइटिस भी होगा इसकी वजह से, जाहिर सी बात है। और माइग्रेटरी थ्रोम्बोफिलेबाइटिस भी होगा। माइग्रेटरी थ्रोम्बोफिलेबाइटिस ये कहते हैं कि जो अब इसको ट्रोसोसाइन भी कहते हैं कि वेन्स की इन्फ्लेमेशन हो गई है, जाहिर सी बात है, वेन्स इन्फ्लेम्ड कर देंगे, इन्फेक्शन होगा, तो मतलब इसको ही और ये ट्रोसोसाइन की तरह प्रेजेंट करेगा। ये आप एक, ठीक है। प्रेजेंट एज स्वेलिंग, अब क्या होगा कि स्वेलिंग होगी, एरिथमा होगा, टेंडरनेस इन द एक्सट्रीमिटीज़, और ज़्यादातर ये वेन एक्सट्रीमिटीज़ मतलब हाथों पाँव और बाजुओं टांगों की होंगी, तो वेन्स की क्या हो जाएगी? स्वेलिंग हो जाएगी। जाहिर सी बात है, एक तो लाइपेज इंजाइम नहीं आ रहे, तो उनको मतलब अपना काम करने में मतलब उनको प्रॉपर वो कर नहीं पाएंगे, ड्रेन नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से स्वेलिंग हो जाएगी, एरिथमा हो जाएगा उनका, रेडनेस हो जाएगी, और टेंडरनेस भी हो जाएगी। हाथ लगाएंगे तो दर्द होगी उनकी वेन्स को, जो कि होंगी बाजुओं, टांगों और हाथों पाँवों की। सेन इन द, ये ज़्यादातर 10% ऑफ पेशेंट में देखा जाता है। अब इसमें ये बहुत ज़रूरी बात है कि ये लास्ट टाइम एनएलई का एमसीक्यूज आ चुका हुआ है कि सीरम ट्यूमर मार्कर पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा का क्या है, तो CA 99। अब सर्जिकल रिसेक्शन इन्वॉल्व एंड ब्लॉक रिमूवल ऑफ हेड एंड द नेक ऑफ द पैंक्रियाज। अब हम सर्जिकल जब रिसेक्शन करेंगे, जाहिर सी बात है पैंक्रियाज किस रीजन में हुआ है? हेड में हुआ है ना, तो हम यहाँ साथ में ड्यूटीनम भी प्रेजेंट है। ये देखिए, यहाँ ड्यूटीनम भी प्रेजेंट है, और ये वाला हेड और नेक वाला पोर्शन भी हम निकाल देंगे, ड्यूटीनम वाला पोर्शन भी निकाल देंगे, और फिर ये एन ब्लॉक लाइक अपीयरेंस, मतलब ये एन बना देंगे जब हम ये निकाल रहे होंगे ना, तो इसको कहेंगे एन ब्लॉक रिमूवल ऑफ हेड, नेक ऑफ द पैंक्रियास, प्रॉक्सिमल ड्यूटीनम, और गाल ब्लैडर भी निकाल देंगे, जो गाल ब्लैडर यहाँ थोड़ा सा प्रेजेंट है उसको भी निकाल देंगे। तो इस सारे प्रोसीजर को कहते हैं विपल प्रोसीजर। विपल डिजीज़ नहीं है, ये विपल प्रोसीजर है। जो विपल डिजीज़ तो विपल ऑर्गेनिज्म की वजह से होती ना, वो तो गैस्ट्रिक डिजीज़ थी। ये विपल प्रोसीजर कहते हैं इन सारे को निकालने को। ठीक है। वेरी पुअर प्रोग्नोसिस है पेशेंट की, जाहिर सी बात है, एक तो इतनी लेट उसकी कॉम्प्लिकेशन जाहिर हुई हैं, हमें पहले पता ही नहीं था, तो उसका प्रोग्नोसिस क्या, मतलब पेशेंट बचने के चांसेस बहुत कम है, उसका इलाज बहुत बुरी तरह, 1 ईयर सर्वाइवल है, और वो भी लेस देन 10 पेशेंट के अंदर 1 ईयर का सर्वाइवल होता है। ठीक है। बस हम सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए 8-10 महीने और ज़िंदा रह ले, इसके लिए हम एंड ब्लॉक रिमूवल या विपल प्रोसीजर करते हैं। ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आई हो। जो भी कोई कॉम्प्लिकेशन आपको इस टॉपिक में है तो वो आप मुझे बता सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में मैं आपको रिप्लाई दूंगी इंशाल्लाह। ओके जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।